हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़फुल और हार्मफुल माइक्रोब्स और उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं हम। पार्ट 1 में हमने अब तक के देखा है जितने भी यूज़फुल माइक्रोब्स हैं उनके नाम और वो किस तरह से हमें काम आते हैं, किस तरह से वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। और आज हम उसके आगे के और भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, किस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और साथ ही साथ हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला टॉपिक है आज का एंटीबायोटिक्स। द वर्ड एंटीबायोटिक मीन्स अगेंस्ट लाइफ। नाम से समझ में आ रहा है, बायोटिक, बायो मतलब लाइफ, एंटी मतलब अगेंस्ट। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट लाइफ। अब एंटीबायोटिक्स एग्जैक्टली होते क्या? एंटीबायोटिक्स होती है मेडिसिन्स जो हेल्प करती है हम लोगों को इन्फेक्शन को रोकने में। किस तरह से रोकती है वो इन्फेक्शन को? कोई भी बैक्टीरिया या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है हम लोगों को, तो उसे रोकने के लिए जो हम मेडिसिन खाते हैं उस मेडिसिन को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। ये हम लोगों ने नॉर्मली, आप लोग अगर कभी स्टमक इन्फेक्शन हुआ होगा तो हम लोगों को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स कैसे करते हैं ये काम? ये मार देते हैं बैक्टीरियाज को किल करते हैं, या फिर उन्हें रिप्रोड्यूस करने से रोकते हैं। अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो इवेंचुअली वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और जितने हैं वो उतने ही रह रहकर एक पॉइंट पर मर जाएंगे। तो इस तरह से वो ख़त्म करते हैं हमारे बॉडी के सारे बैक्टीरियाज को। तो कोई भी ड्रग जो हमारे बॉडी के अंदर के जर्म्स को, अंदर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो हम लोगों को हार्म कर रहे हैं, उन्हें मार देती है, उन्हें ख़त्म कर देती है, ऐसी दवाई को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। लेकिन नॉर्मली हम ये टर्म अभी इन जनरल हम यूज़ करते हैं ऐसी दवाइयों के लिए जो बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करती है। तो यहाँ पर हम लोग जब एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो ऐसी दवाई होगी वो जो बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करती है, उसे मारती है। एंटीबायोटिक्स क्या करती है? मोस्टली हम लोग बैक्टीरियाज को मारती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है उसे मारती है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे कैसे होता है? कॉमन कोल्ड हो सकता है हम लोगों को, कोई फ्लू हो गया, कफ हो गया, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, स्टमक में इन्फेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो भी है ये किससे हो रहे हैं? हम लोगों को वायरसेस से होता है। तो ये जो फ्लू वगैरह, ये जो वायरसेस से होती है, एंटीबायोटिक्स वो नहीं कर सकती है, उसे क्योर नहीं कर सकती है। तो वो किसके अगेंस्ट काम करेगी? बैक्टीरियाज के अगेंस्ट। वायरसेस के अगेंस्ट वो काम नहीं करेगी। तो एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करते हैं हम ऐसे वायरसेस के, जो वायरल फ्लूज वगैरह जो होते हैं उसे ट्रीट करने के लिए। अब नॉर्मली जो चल रहा है कोविड, वो भी क्या है? कोरोना वायरस। किससे होता है? ये वायरस से होता है। तो ये भी क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। तो इसे भी क्योर करने के लिए एक एंटीवायरल ड्रग बन रही है। तो हम लोगों के बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसे किल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करती है, तो वायरसेस के अगेंस्ट फिर कौन काम करेगा? एंटीवायरल ड्रग्स काम करेंगे। अब कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो बहुत सारे टाइप के बैक्टीरियाज को मार सकती है। ऐसे एंटीबायोटिक्स को हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों? बिकॉज ये ज़्यादा टाइप के बैक्टीरियाज को मार सकती है, जैसे कि एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइलिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। ये बहुत सारे टाइप के बैक्टीरियाज को मार सकती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया को नहीं मारेगी, वो एक बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ को मार सकती है। अब कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ हो गई, एक पर्टिकुलर जीन्स हो गया, हम उस बैक्टीरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए। तो ऐसे जो
एंटीबायोटिक्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। क्यों नैरो स्पेक्ट्रम? बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक पर्टिकुलर टारगेट होगा कि हाँ ये हम लोगों को ये बीमारी है तो हम पर्टिकुलरली यही दवाई लेंगे सिर्फ उसी बीमारी के लिए। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कब काम आते हैं? जब हम लोगों को नहीं पता है कि किस चीज़ का एग्जैक्टली इन्फेक्शन है। हो सकता है डॉक्टर को पता है कि हाँ तुम्हें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन वो एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो नहीं पता है, तब तक कि डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? बहुत सारे टाइप के बैक्टीरियाज को वो किल कर सकता है। तो अगर बहुत सारे उसमें से कोई एक रहेगा तो आप लोगों को आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर कोई तकलीफ हो रही है, फिर से नहीं हो रहा है, अगर हम फिर से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो उसके बाद वो ब्लड टेस्ट वगैरह कर कर हम लोगों की बता करता है कि वो एग्जैक्टली कौन से टाइप का इन्फेक्शन हम लोगों को हुआ है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या काम करते हैं? बहुत सारे टाइप के बैक्टीरियाज को मार देते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेट है, उसी को किल करेंगे वो लोग। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलिन हो गया, गेंटामाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सारे एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। अब एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी है वो 20th सेंचुरी में हुई थी, और मेडिसिन की जो फील्ड है इसमें एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ गया था। बिकॉज ऑब्वियसली उससे पहले ऐसा कोई हम लोगों के पास था नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन किस तरह से हम क्योर कर सके उसका कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था, और सरप्राइजिंगली ये एक कोइंसिडेंटल वो था, डिस्कवरी थी। बिकॉज ये जो डिस्कवरी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये साइंटिस्ट है, इन्होंने एक्सीडेंटली इस बैक्टीरिया के बारे में पता किया, और एक्सीडेंटली इन्होंने इस ड्रग को, एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया। वो क्या थी स्टोरी हम आगे देखने वाले हैं अभी। सबसे पहले तो पेनिसिलिन एज एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक की तरह किस तरह से यूज़ करते हैं? पेनिसिलिन क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर के दूसरे जितने भी बैड बैक्टीरियाज हैं उन्हें ख़त्म करता है। और पेनिसिलिन सबसे पहला बैक्टीरिया है जिसे हमने यूज़ किया था एज एंटीबायोटिक। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एंटीबायोटिक निकाला था, ढूंढा था, वो क्या था? एक्चुअली पेनिसिलिन था। और मेनली हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं? ट्रीट करते हैं निमोनिया, या फिर अगर कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है हम लोगों को, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स दैट वॉज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स, ऑब्वियसली बिकॉज सबसे पहले वही डिस्कवर हुआ था, इसीलिए सबसे पहला एंटीबायोटिक यूज होने वाला भी यही था। अब पेनिसिलिन की भी बहुत सारी क्लास होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को, और किस तरह से वो एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम लोगों के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, और उसकी एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, ये चीज़ उन्होंने डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन सेल वॉल, बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन जो कॉज कर रहा है, उस बैक्टीरिया को, सेल वॉल को तोड़ तोड़ कर उस बैक्टीरिया को ख़त्म करता है वो। और ये किससे मिलता है? फंगस से मिलता है, और ये फंगस के अगेंस्ट भी काम भी करता है, और ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे स्टेफिलोकोकाई या क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सारे जो बैक्टीरिया है, अगर कोई ये सारे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है हम लोगों को, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है, लेकिन साथ ही साथ वो एक फंगस भी है, एक बैक्टीरिया भी है। तो ये एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मारता है, तो ये हमारे लिए एक क्या हो गया? यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। लेकिन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो हार्मफुल हो गया, बट हम अभी अपने कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो ये एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। किस तरह से हम यूज़ करते हैं? ट्रीट करते हैं सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम लोगों का क्या इंक्लूड होता है? नोज़, थ्रोट, स्किन,
और ईयर्स के पास भी इन्फेक्शन अगर होगा तो हम ये सारे इन्फेक्शन को, निमोनिया, स्कारलेट फीवर, ये सारे इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में, ट्रीट करने में हम यूज़ करते हैं पेनिसिलिन का। कॉशन हम लोगों को क्या ध्यान रखना होता है एंटीबायोटिक्स लेते वक्त? हमेशा ये डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करेंगे तभी ही लेना होता है, खुद से कोई एंटीबायोटिक कभी नहीं लेना होता है। और बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी एंटीबायोटिक नहीं खरीदना है। और एंटीबायोटिक को अपने नॉर्मल कोई भी कॉमन डिजीज़ के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कंज्यूम नहीं करना है। खुद से कभी भी कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना है। अगर हम लोगों को सपोज़ ऐसा हो गया कि कभी आपको इन्फेक्शन हो गया है, कोई आप लोगों को नेक्स्ट टाइम सेम सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आप लोग फिर से वही दवा लेकर आकर खा रहे हो, इस तरह से नहीं करना होता है। नॉर्मली ये चीज़ हम लोगों को डॉक्टर भी बोलते हैं, और ये चीज़ हम लोगों को ध्यान भी रखनी है कि खुद से मेडिकेशन कभी नहीं करना होता है। हमेशा हमेशा हर प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स के पास ही जाओ, बिकॉज वी नेवर नो कि कौन सा टाइप का इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन है, किस वजह से हो रहा है। सिर्फ हम टेम्पररी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम उसको टेम्पररी होल्ड पे रख सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी दवाई, कोई भी एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के खुद से कभी नहीं लेना होता है। और कभी भी खुद को अगर कोई यूज़फुल एंटीबायोटिक मिल गई है तो दूसरों को सजेस्ट मत करो कि हाँ ये दवा खाकर मैं ठीक हो गई थी, कि तुम भी ये दवा खा लो। इस तरह से खुद डॉक्टर कभी नहीं बनना, खुद ट्रीटमेंट कभी नहीं करना। हमेशा जो भी दवाई है खा के ख़त्म हो गई, और जितना भी कोर्स है एंटीबायोटिक्स का हमेशा उसे पूरा करना होता है। बिकॉज़ अगर उसे आधे पर छोड़ देते तो नेक्स्ट टाइम वो सेम दवाई हम पर काम नहीं करेगी, बिकॉज़ हमारा जो बैक्टीरिया है वो इम्यून हो जाता है उससे। अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अभी मैंने बताई थी इनके बारे में। इन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। एक्चुअली ये आर्मी में थे, और आर्मी में उनके बहुत सारे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पर वो आर्मी में थे, तो उनके जितने भी साथी थे, सोल्जर्स थे, वो सारे सोल्जर्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो गई थी उनकी। तो उनको ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था कि ये जो इन्फेक्शन है इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। एंटीसेप्टिक्स तो दे रहे थे वो लोग, लेकिन एंटीसेप्टिक्स से वो सारे इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो वो चीज़ को लेकर फिर वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगे कि ये कौन से टाइप का इन्फेक्शन है, किस वजह से हो रहा है, और इसको मैं किस तरह से ख़त्म कर सकूँ, किस तरह से क्योर कर सकूँ। तो उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे, लेकिन इस तरह से एग्जैक्टली कोई ऐसा उनको सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो एक बार वो स्टेफिलोकोकाई इस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, जो कि हमारे बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया है, तो उस पर काम कर रहे थे। तो उस टाइम पर उन्होंने एक ओपन रख दिए थे पेट्री डिश जिसमें हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं। नॉर्मल डिश की तरह, प्लेट की तरह होती है वो। तो वो उन्होंने ओपन रख दिए थे। अब वो ओपन रख दिए थे तो उस टाइम पर खिड़की के पास थी वो, तो खिड़की से एक बैक्टीरिया आकर उसमें सेटल हो गया, उसने अपना एक मोल्ड बना दिया, और उन्होंने नोटिस किया कि उस बैक्टीरिया के आसपास स्टेफिलोकोकाई की ग्रोथ थी ही नहीं। तो वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये ऐसे कैसे हो गया उस मोल्ड में। ये जो मोल्ड है, उन्हें पहले तो सिर्फ मोल्ड दिखाई दिया था, सो ही वॉज शॉक्ड कि ये मोल्ड क्या है कि इसके आसपास कोई भी बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहा है। जितना वो वहाँ पर अगर डाल भी रहे हैं किसी बैक्टीरिया को तो वो ग्रो नहीं हो रहा था। तो उन्होंने फिर उस मोल्ड को निकाला, उसको एक्सट्रैक्ट किया, और उसके अंदर वो जो बैक्टीरिया था उसको ढूंढने की कोशिश की। तब उन्हें पता चला कि पेनिसिलिन नाम का ये बैक्टीरिया है, और ये स्टेफिलोकोकाई को मार रहा है। तो उन्होंने इस तरह उन्होंने डिस्कवरी की एंटीबायोटिक की। तो ये एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी थी। सुबह उठने के बाद उनको अचानक से पता चल गया कि ओ, यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जो हम लोगों के दूसरे बैक्टीरियाज को मार रहा है। और इस तरह से उन लोगों ने एंटीबायोटिक का इन्वेंशन हुआ। ऑल्दो पेनिसिलिन को पहले एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था,
बिकॉज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो गई है, हम उसे अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा स्केल पर उसे यूज़ कर पा रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एंट हिल में एंट्स फंजाई ग्रो करती है और उससे फूड ऑब्टेन करती है। ऑब्वियसली फंगस खुद के लिए भी फूड प्रोड्यूस करेंगे, तो वो उसका खाना खा लेती है। उसके अलावा कुछ वॉस्प और इंसेक्ट होते हैं, वो फंगल बॉडीज़ में अपने एग्स को ले करते हैं। तो फंगस के बीच में उनके एग्स होने की वजह से फंगस जो अपने लिए खाना लाते हैं, वही खाना उनको भी सप्लाई होता है और उनके लार्वे को सारा न्यूट्रिएंट मिलता रहता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं, बट हम सिर्फ कुछ को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है फंजाई। फंजाई जो होता है, इसके स्पोर्स होते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं, स्प्रेड रहते हैं हवा में, हम लोगों की नॉर्मल एयर में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही उन्हें सफिशिएंट मॉइस्चर मिल गया तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर ग्रो करना शुरू करते हैं। अब ये कौन सी चीज़ों पर ग्रो कर सकते हैं, कॉटन पर, या फिर गनी बैग्स जो हम लोगों की चावल की गोनी होती है उस पर, लेदर, वुडन आइटम, घर में अगर कोई फर्नीचर है का, बारिश के टाइम पर अक्सर आप नोटिस करोगे कि उसके ऊपर धूल जम जाती है। धूल नहीं, एक्चुअली वो एक ग्रोथ होती है फंगस की, वाइट कलर के छोटे ग्रोथ दिखाई देगी आपको, तो वो एक्चुअली होते हैं फंगस। उसके अलावा कुछ फंगस हमारी स्किन पे सेटल होकर हमें स्किन इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। फिर फंगल हाइफे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अब ये जो फंगल हाइफे होते हैं, हाइफे क्या होते हैं, हम लोगों ने प्लांट्स किंगडम में पढ़ा था, रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये रूट जैसा स्ट्रक्चर अंदर डीप पेनिट्रेट करते हैं जो भी चीज़ पर वो सेटल हो जाते हैं। वुड हो गया, लेदर हो गया, या फिर ब्रेड हो गया, जिस भी चीज़ पर वो जाकर सेटल होते हैं उस चीज़ पर उनके हाइफे धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं। जैसे प्लांट्स की रूट्स किस तरह से अंदर की तरफ जाती है, उसी तरह, और अंदर जाकर वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा ग्रोथ होती है उनकी। और जब वो धीरे धीरे अंदर उनकी चीज़ें जा रही है, इनके हाइफे अंदर जा रहे हैं, तो वो पेनिट्रेट करने के चक्कर में क्या करते हैं, उसको खोखला कर देते हैं उस मटेरियल को, और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और इसी वजह से गनी बैग, लेदर, शूज़, पर्सेस, बेल्ट, ये सारी चीज़ पर जब भी फंगस ग्रो होता है तो ये ज़्यादा टिक नहीं पाते, ऑब्वियसली बिकॉज वो वीक हो जाते हैं, फिर टूट जाते, ख़राब हो जाता है। वुडन आइटम भी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा फंगस कहाँ ग्रो हो सकते हैं, अचार पर, पिकल, जैम, सॉस, चटनी, ये सारी चीज़ें हम स्टोर करके यूज़ करते हैं। तो अगर वो प्रॉपरली स्टोर्ड नहीं हो, अगर उसमें हवा जा रही है, तो हवा जाती है तो साथ ही साथ इसके स्पोर्स जा सकते हैं, और स्पोर्स जाने की वजह से फिर वो अंदर ग्रो करते हैं। इस तरह से वो चीज़ें सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, और वो अपने न्यूट्रिएंट उससे ऑब्टेन करते हैं। और जब ये न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं किसी भी चीज़ से, तो ये एक पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है माइकोटॉक्सिन। अब ये माइकोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, इसकी वजह से हमारा जो खाना है वो ख़राब हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। तो अगर इन केस हम किसी चीज़ को खा रहे हैं, जब हम लोगों को फूड इन्फेक्शन होता है, हम लोगों को फूड पॉइजन होता है, वो किस तरह से होता है, इसी तरह से अगर कोई बैक्टीरिया चला गया है अंदर खाने के अंदर और उसने न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने के बाद माइकोटॉक्सिन रिलीज़ कर दिया, ये पॉइजनस होता है। इतना भी ज़्यादा पॉइजनस नहीं होता कि फेटल हो, मतलब हम लोगों की डेथ नहीं होगी, बट ऑब्वियसली हम लोगों को पेट दर्द या हम लोगों को दूसरी तकलीफ होगी उससे। तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या कॉज करते हैं, फूड पॉइजन वगैरह कॉज करते हैं। किस वजह से, माइकोटॉक्सिन की वजह से, जो कि पॉइजनस होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट बैक्टीरिया हमारा क्लोस्ट्रीडियम। ये क्लोस्ट्रीडियम हम लोगों के मोस्टली स्पॉइल कुक्ड फूड में मिलता है। जो भी फूड ख़राब हो जाता है उसके अंदर मिलता है ये बैक्टीरिया, और इसकी 100 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट है।
कुछ सॉइल में भी रहते हैं, वेरस कुछ हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी प्रेजेंट होते हैं और दूसरे एनिमल्स के भी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। अब ये बैक्टीरिया होते हैं रॉड शेप के और ये प्रोड्यूस करते हैं बॉटल शेप के एंडोस्पोर्स। बॉटल शेप के एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं एकदम एडवर्स कंडीशन में, मतलब जहाँ पर वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं रॉड शेप में, तो वो बॉटल शेप के एंडोस्पोर्स रिलीज करते हैं। इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल नहीं विथस्टैंड कर सकते, मतलब ये नॉर्मल जो हमारी एयर है उसमें नहीं ग्रो हो सकते, ये एनेरोबिक कंडीशन में ग्रो होते हैं। एनेरोबिक ये मैंने पहले भी समझा चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। एनेरोबिक मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। एरो मतलब एयर से रिलेटेड होता है और एयर में मोस्टली हम क्या बात करते हैं? ऑक्सीजन की बात करते हैं। एन मतलब नहीं है, एनारोबिक मतलब वो ऑक्सीजन वाली कंडीशन में ग्रो नहीं होगा। अब क्लोस्ट्रीडियम की कुछ स्पीशीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम पेरीफ्रिंजेंस, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल। तो यहाँ पर उसके ऑर्गेनिजम्स और किस तरह से उसके शेप्स हैं। यहाँ पर ये काइंड ऑफ बॉटल शेप का ऑर्गेनिज्म है, ये रॉड शेप का ऑर्गेनिज्म है, ये भी रॉड शेप का ऑर्गेनिज्म है और ये भी रॉड शेप का ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा बैक्टीरिया और हम लोगों के फंगस के अलावा कभी कभी वायरसेस या प्रोटोजोआ, ये सारे भी हम लोगों को डिजीज़ कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अफेक्ट करते हैं हम लोगों को। और वायरसेस क्या होते हैं? बैक्टीरिया से स्मॉलर लिविंग थिंग होते हैं और ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर इनको देखेंगे तो वो वहाँ पर सर्वाइव, मतलब वहाँ पर वो ग्रो नहीं करते, कुछ नहीं, ऐसा लगेगा देखकर कि वो नॉन लिविंग थिंग है, कोई धूल है। लेकिन जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं वो वहाँ पर रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कुछ डिजीज़ेस, उनकी कॉज, उनका मोड ऑफ इन्फेक्शन और उनके प्रिवेंटिव मेजर बताए गए हैं। हम आगे इन सारी डिजीज़ेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आता है एड्स। अब ये होता है ऑटो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसमें हमारे ये पैथोजन जो है एक्चुअली होता है, पैथोजन मतलब किस वजह से हो रहा है ये हम लोगों को, तो ये होता है वायरस की वजह से। ये वायरस क्या करता है? हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। तो जब हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करेगा, इम्यून सिस्टम क्या होता है हमारी बॉडी की? हमारी बॉडी की आर्मी, जो किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को फाइट करती है। तो ये सीधा हमारी आर्मी पे अटैक करता है। अब ये सीधा आर्मी पे अटैक करता है तो धीरे 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 करके आर्मी कम होती जाती है, ख़त्म होती जाती है और इम्यून सिस्टम इंसान का वीक हो जाता है। तो जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, उसके पास लड़ने की ताकत नहीं होगी उस ह्यूमन के पास, तो क्या होगा उससे? उसको जल्दी जल्दी कोई भी बीमारी होगी, कोई भी नॉर्मल सा कॉमन कोल्ड फ्लू भी उनके लिए फेटल हो सकता है। मतलब नॉर्मल फ्लू से भी लोगों की जान जा सकती है अगर उन्हें एड्स हो चुका है तो ये किस तरह से फैलता है? ब्लड से या फिर सीमेन से, इन्फेक्टेड पर्सन के। और साथ ही साथ अगर कोई पर्सन, कोई औरत है, मदर है जिसको एड्स हो चुका है, तो उसके मिल्क से भी बच्चे को हो सकता है एड्स। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट होना चाहिए हमेशा, और साथ ही साथ ब्लड से, बिकॉज ये सीमेन से फैलता है, उसके अलावा ब्लड से भी फैलता है। तो ब्लड दूसरों का डायरेक्टली नहीं हम लोगों के बॉडी में जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? रीयूज़ बंद करेंगे नीडल्स और इंजेक्शंस का। तो हमेशा इसीलिए जब भी हम डॉक्टर्स जो भी इंजेक्शन के लिए नीडल्स यूज़ करते हैं, वो एक बार यूज़ करने के बाद उसे थ्रो कर देते हैं। अलाउड नहीं होता है उसे वापस यूज़ करना, बिकॉज उससे चांसेस है हम लोगों को किसी और का इंजेक्शन, किसी और का ब्लड हमारी बॉडी में जा रहा है, किसी और का डिजीज़ इन्फेक्शन हम लोगों को भी फैल सकता है। इसीलिए रीयूज़ ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शंस नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट डिजीज़, हेपेटाइटिस।
हेपेटाइटिस किससे फैलता है? एक वायरस से फैलता है। और ये किस वजह से फैलता है? कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड रहेगा उससे फैलता है। अब इसको कैसे फैलने से बचाए, कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले इसके? हमेशा क्लीन और फिल्टर्ड पानी इस्तेमाल करना चाहिए और फूड को हमेशा प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए। तो अगर आप नोटिस करोगे, जब हमें मोड ऑफ इन्फेक्शन पता चल जाएगा किसी भी चीज़ का, तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स खुद ही ले सकते हैं। तो किसी भी इन्फेक्शन के लिए अगर हमें पता है कि वो किस वजह से हो रहा है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो गए? वो सारी चीज़ें नहीं करना। ये कंटैमिनेटेड फूड से फैल रहा है तो फूड को हमेशा प्रॉपरली स्टोर करके रखना। तो कंटैमिनेटेड वाटर से फैल रहा है तो हमेशा क्लीन और फिल्टर्ड वाटर इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? अगेन ये भी वायरस से फैलता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? किसी भी कांटेक्ट में अगर आ रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, तो हम लोगों को वो फैल सकता है। हमेशा इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे? पर्सनल हाइजीन ज़रूरी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, हम लोगों को पता है किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ है, तो उसके आसपास नहीं रहना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जो हम अभी नॉर्मली कोविड में कर रहे हैं। कोरोना वायरस अगेन ये भी क्या है? वायरल इन्फेक्शन। और ये कैसे फैलता है? कॉन्टैक्ट से। तो हम क्या कर रहे हैं? पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। फिर आता है मीजल्स और चिकन पॉक्स। ये भी वायरस से फैलता है और मोड ऑफ इन्फेक्शन अगेन अगर हम उसके किसी भी इंसान के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो हमें भी हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर क्या है? एक तो वैक्सीनेशन, इसकी वैक्सीन है, इस वजह से वैक्सीनेशन करना चाहिए, वैक्सीन लेने चाहिए। अनकंटामिनेटेड वाटर और क्लीन फूड, मतलब अनकंटामिनेटेड वाटर इस्तेमाल करो, साफ पानी का इस्तेमाल करो और साफ खाना खाओ। फिर आता है ब्लड फ्लू और स्वाइन फ्लू। फ्लूज मोस्टली वायरसेस से होते हैं, तो ये भी वायरस से होते हैं। इनका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, बर्ड्स या एनिमल्स। बर्ड्स से भी हो सकता है, एनिमल्स से भी हो सकता है। मोस्टली अगर आप लोगों ने याद होगा अगर आप लोगों को, तो जब स्वाइन फ्लू फैला था उस टाइम पर चिकन खाना बंद कर दिए थे लोगों ने। क्यों? बिकॉज वो बर्ड से भी फैल रहा था, इसीलिए हम लोगों को उनसे दूर रहना चाहिए। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे? पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे और साथ ही साथ अगर कभी हम कोई मीट खा रहे हैं या फिर सपोज चिकन या फिर कोई एनिमल पकाकर खा रहे हैं, तो उसे प्रॉपरली कुक करना चाहिए, हाफ कुक्ड नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली कुक करना, उससे बैक्टीरिया मर जाएगा। नेक्स्ट आता है डेंगू। डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन मॉस्किटो बाइट। अगर वो कोई मॉस्किटो जिसके पास डेंगू के बैक्टीरियाज है, वायरस है, वो हमें काट रहा है तो हमें डेंगू हो सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर क्या है? मॉस्किटो से हो रहा है तो मॉस्किटो से बचना है। किस तरह से? सराउंडिंग को क्लीन रखकर। स्टैगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए। स्टैगनेंट मतलब एक जगह पर रुका हुआ पानी। जब पानी एक जगह पर रुका हुआ होता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं और धीरे धीरे वो पानी बहुत ही गंदा हो जाता है, और वो इतना गंदा हो जाता है कि उस पर आकर मॉस्किटोज रहने लगते हैं। तो स्टैगनेंट वाटर नहीं रखना चाहिए। और मॉस्किटो कंट्रोल, मतलब जो भी मॉस्किटो कंट्रोल हिट या फिर कोई भी चीज़, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करना। फिर आती है नेक्स्ट डिजीज, निमोनिया। निमोनिया किससे फैलती है? बैक्टीरिया से। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? अगर एयर में किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट्स कैसे आएंगे? अगर कोई छींक रहा है या खांस रहा है तो उस टाइम पर चांसेस है कि ये वायरस जो है, ये बैक्टीरिया जो है, हवा में रहे। तो प्रिवेंटिव मेजर क्या होगा? सबसे पहले तो वैक्सीनेशन, अवॉइड करना कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे कांटेक्ट मत करो। फिर आता है लेप्रेसी। लेप्रेसी एक ऐसी बीमारी है जिसमें
इंसान के हाथ पैर सड़ने और गलने लग जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब ये क्यों होता है? अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, अगर हम लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक के किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रह रहे हैं तो हम लोगों को हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर क्या है? अवॉइड करना कॉन्टैक्ट विथ दिस इन्फेक्टेड पर्सन, और साथ ही साथ उनकी बिलोंगिंग्स से भी दूर रहना चाहिए, बिकॉज चांसेस है कि वो बैक्टीरिया उनकी बिलोंगिंग्स पर भी हो। नेक्स्ट आता है कॉलेरा। कॉलेरा भी बैक्टीरिया से होता है। कैसे फैलेगा? कंटैमिनेटेड फूड या वाटर से। प्रिवेंटिव मेजर क्या है? क्लीन फूड और क्लीन वाटर का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट आता है हमारी मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन मॉस्किटो बाइट से हो सकता है, या फिर अनक्लीन सराउंडिंग होगी तो उस टाइम पर भी ये प्रोटोजोआ वहाँ पर हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर क्या होता है? सराउंडिंग क्लीन रखना, प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, कंट्रोलिंग मॉस्किटोज। फिर आता है नेक्स्ट डिजीज डैंड्रफ रिंगवर्म स्केबीज। ये होता है फंजाई से। मोड ऑफ इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन या फिर उसके क्लोथ्स या फिर उसकी बिलोंगिंग्स। प्रिवेंटिव मेजर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, उससे कॉन्टैक्ट मत करो। अब तक हम लोगों ने क्या देखे? यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स दो टाइप के हो गए, एक या तो वो यूजफुल हो गए हमारे लिए या तो हार्मफुल। अब यूजफुल बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम, यीस्ट, एंटीबायोटिक्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बट हम लोगों ने पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा। फिर आता है हार्मफुल, एक हम लोगों ने पढ़ा क्लोस्ट्रीडियम। उसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई और उनके मोड ऑफ इन्फेक्शन और किस तरह से उनको प्रिवेंट करना है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर की। यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स। अगर कोई डाउट है सो दोज आर वेलकम। थैंक यू।